तो हम लोग पिछले क्लास में एम डिराइव फिल्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, ठीक है ना। प्रॉब्लम कांस्टेंट के फिल्टर के साथ क्या था कि अटेन्युएशन जो स्टॉप बैंड में होता है ना, वो आपका साफ नहीं होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा साफ नहीं होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट के फिल्टर्स के लिए। तो हमने देखा था एक सोल्यूशन ये है कि हम साफ अटेन्युएशन के लिए क्या करें, हम कई सारे कांस्टेंट के फिल्टर्स को हम कैस्केड कर दें। बट कैस्केडिंग में प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको फिर वेट, मेरी यहाँ लाइट चला गया, वेट 1 सेकेंड। वेट 1 सेकेंड। ओके, सो मैं एक बोल रहा था कि कैस्केडिंग में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो इम्पिडेंसेस होने चाहिए ना, मतलब सारे जितने भी कांस्टेंट के सेक्शंस होंगे सबके इम्पिडेंस मैच करने चाहिए, ठीक है ना। आप कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में या फिर कभी भी ऐसे नेटवर्क को जो किसी हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होने वाले हो, तो उन नेटवर्क को अगर आप जोड़ते हो ना, तो आपको हमेशा इंश्योर करना होता है कि आपका इम्पिडेंस मैचिंग प्रॉपर हो, क्योंकि इम्पिडेंस मैचिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शंस होंगे, ठीक है ना, पावर लॉसेस होंगे बहुत सारे। तो इसलिए आप इसमें क्या इंश्योर करना था हमको, अगर हम कई सारे फिल्टर्स को आपस में जोड़ देते तो इन ऑर्डर टू मेक इट अ साफ फिल्टर, तो अगर हम साफ फिल्टर के लिए कई सारे को जोड़ देते तो प्रॉब्लम क्या था कि आपको ये इंश्योर करना पड़ता कि सारे जितने भी है ना कांस्टेंट के फिल्टर्स, वो सारे के सारे का इम्पिडेंस है ना वो मैच करना था। तो वो बहुत टफ टास्क है, इट्स वेरी रियली टफ टास्क। तो हमने क्या करा, हमने एक जुगाड़ करा। हमने क्या करा कि नॉर्मल नेटवर्क लिया, मतलब नॉर्मल जैसे आपका टी सेक्शन है, ठीक है ना। अब उसी टी सेक्शन के हम लोग इम्पिडेंसेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। एक इम्पिडेंसेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, एक नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई, जैसे मैंने सीरीज इम्पिडेंस को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, M Z1/2, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे पूछ सकते हो कि ये M हम Z2 में ही क्यों नहीं कर दिए, तो आप किसी एक में करना था, ठीक है ना। एक एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो इसलिए हम Z1 में ही M से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। Z2 में हम क्या करेंगे, Z1 में M से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि Z2 कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि हमको क्या इंश्योर करना है, हमको ये इंश्योर करना है कि दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है ना, ZO जो है आपका Z0, वो दोनों का सेम रहे, इस नेटवर्क का भी और मतलब जो डिराइव्ड नेटवर्क है उसका भी, और जो पहले वाला नेटवर्क था उसका भी, दोनों का सेम रहे, ये हमको इंश्योर करना है। बस हम क्या कर रहे हैं कि जो इम्पिडेंसेस है ना, आम इम्पिडेंसेस है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक फैक्टर से, ठीक है ना। वो फैक्टर है हमारा M, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने सीरीज इम्पिडेंस, ये तो आपका सीरीज है, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज आर्म, ठीक है ना। अगर टी सेक्शन की मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे सीरीज आर्म और इसको बोलेंगे हम लोग शंट आर्म, ठीक है ना। तो सीरीज आर्म में हमने M से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है ना। अब मेरे को देखना है कि शंट आर्म में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग ने डेरिवेशन करा था, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। हम क्या करेंगे, दोनों का ZOT निकालेंगे, मतलब एक ZOT और एक सपोज करें कि जो डिराइव नेटवर्क है उसका इंपेडेंस है ZOT डैश, ठीक है ना। तो आप दोनों का निकालोगे तो फाइनली क्या आता है, आपका Z2 डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, ठीक है ना। जो आपका ये Z2 डैश हमने छोड़ रखा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ जाती है। इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी, Z1/4M 1 - M² प्लस Z2/M, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो क्या है, देखो एक आपका Z1 का टर्म है, देखो Z1 का टर्म है, ठीक है। और Z1 क्या था, सीरीज इंपेडेंस था, मतलब एक सीरीज इंपेडेंस वाला टर्म है, ठीक है। और Z2 तो शंट इंपेडेंस वाला टर्म था ही। मतलब अगर मैं दोनों को सीरीज में लिख दूं, मतलब कोई इंपेडेंस अगर मैं मान लो, वेट, जैसे मान लो आपके पास मैं बोलूं कि कोई इंपेडेंस है Z इक्वल टू है 5 + 2, ऐसे मान लो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, 5 ओम और 2 ओम को सीरीज में लिख सकते हैं ना, 2 ओम को, यही तो है ना 5 + 2 इंडिकेट करने का मतलब। तो ये ऐसे ही हमने क्या करा है, ऐसे ही सेम हमने क्या करा है यहाँ पे कि इस Z2 डैश को ना हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। देखो Z2 डैश को हमने क्या करा है, दो, किसका यार, किस एनोटेशन आप लोग मत यूज करा करो, किसने कर दिया इसको, रुक जाओ, वेट, उप्स, इसको मैं कर, डिसेबल एनोटेशन, वेट, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो हमने Z2 को, हमने क्या करा, ये Z2 डिवाइडेड बाई M प्लस Z1 डिवाइडेड बाई 4M टाइम्स 1 - M², ठीक है। तो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। हमारा पहले कैसा स्ट्रक्चर था, वेट,
अंधेरा रहता है। रुको 1 सेकंड जरा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि ये जो हमारा टी सेक्शन था ना, जो हमारा टी नेटवर्क था, वो मॉडिफाई होके ये बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? डिराइव्ड नेटवर्क। ठीक है ना। और एम डिराइव्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बेसिकली एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक एम फैक्टर ले रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखो इससे हम फिल्टर कैसे डिजाइन करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो फिल्टर डिजाइन के लिए आपको याद होगा, जैसे मान लो आपको एक नॉर्मल, जैसे जैसे आपका क्या होता था, अगर मैं टी सेक्शन की बात करूं, तो टी सेक्शन में ऐसे होता था ना, अगर मैं ऐसे मान लो कोई फिल्टर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका L/2 है, L/2 है, और ये होता था आपका C। ठीक है, अब ये हमारा फिल्टर नेटवर्क है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल टी सेक्शन, मतलब आपका जो हम लोग जो कांस्टेंट के फिल्टर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो वाला है। ठीक है, अब मैंने इससे डिराइव करके एक दूसरा फिल्टर बनाया, एम डिराइव फिल्टर। और उसका क्या खासियत होगा? उसका खासियत होगा कि जो एटेन्युएशन वाला प्रॉब्लम था, एटेन्युएशन शार्प नहीं हो रहा था, ठीक है ना, उस चीज को ये बहुत ही शार्प करेगा एकदम, मतलब आपको एकदम क्लियर, मतलब बहुत ही सही से, उसमें स्मूथ चेंजेस नहीं होंगे, काफी एब्रप्ट चेंजेस होंगे, मतलब नियर टू आइडियल आप बोल सकते हो। ठीक है ना, आइडियल कंडीशन में जैसे एकदम आपका आपका फ्लैट वो होता है, मतलब शार्प चेंजेस होता है। ठीक है ना, वैसे ही इसका होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर इससे मेरे को डिराइव नेटवर्क बनाना है, ठीक है ना, तो डिराइव नेटवर्क अगर मैं इससे बनाऊंगा तो ये कैसे दिखेगा मेरा डिराइव नेटवर्क? मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ऐसे मैं डिराइव नेटवर्क ना, अभी मैं ऐसे अभी इम्पिडेंसेस ही मान ले रहा हूँ, ऐसे करके देखो, ये हमारा, हम अपना डिराइव्ड वाला बना रहे हैं। ये हमारा दो इम्पिडेंस ऐसे सीरीज में मिलेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? mZ1/2, ये हो जाएगा mZ1/2। वेट 1 सेकेंड। और इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई 4m टाइम्स 1 माइनस m²। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? Z2 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, देखो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो अच्छा जो मैंने टी नेटवर्क बनाया है, जो आपका कांस्टेंट टी वाला स्ट्रक्चर बनाया है, कोई बताएगा कि ये कौन सा फिल्टर है? एनीवन? जल्दी से बताओ कौन सा फिल्टर है, देख के तुरंत। विच काइंड ऑफ फिल्टर इज दिस? लो पास। लो पास। हाँ, लो पास फिल्टर है। ठीक है ना, तो ये आपका लो पास फिल्टर है। अब मैं कहूँ आपको लो पास एम डिराइव फिल्टर बनाओ, ठीक है ना, तो क्या करोगे आप? सिंपल देखो, सिंपल आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे जो सीरीज, यहाँ पे सीरीज आर्म जिसमें एम से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मैं Z1 आपसे पूछूं तो Z1 क्या है आपका? इसमें Z1 आपका क्या है? J⍵L है। ठीक है, यही है ना Z1। अगर मैं सीरीज आर्म में Z1 पूछूं तो Z1 क्या है? J⍵L ही तो है ना। Z1 की वैल्यू क्या होगा? J⍵L होगा। ऐसे ही Z2 की वैल्यू क्या होगी? Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z2 क्या होगा आपका? 1/j⍵c। J⍵c। 1/j⍵c हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब एक चीज ध्यान से देखो, आप बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये जो आप इस जो आपका सन टर्म है ना, इसका एम डिराइव फिल्टर का, ठीक है ना, एम डिराइव फिल्टर का, जहाँ पे मैं पॉइंटर अभी ले गया हूँ, ठीक है ना, इस सन टर्म को ध्यान से देखो। इसमें क्या है आपका? Z1 भी एक पैरामीटर है, ठीक है ना, Z1 भी है और Z2 भी है। मतलब अगर इसको इस टाइप के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करूं, मतलब एक्चुअल में मैं बनाऊं डायग्राम, तो कैसे दिखेगा? देखो एक्चुअल में डायग्राम आपका दिखेगा कुछ, एक्चुअल में अगर एम डिराइव का बनाऊं तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। और Z1 हमारा इंडक्टर है, Z2 हमारा क्या है? कैपेसिटर है। ऐसे कुछ दिखेगा ना? ठीक है, ऐसे आपका कुछ दिखेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपका ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस टाइप का कुछ दिखेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो Z1 क्या है आपका? Z1 J⍵L है। मतलब क्या हो? Z1 क्या होगा आपका? Z1 आपका इंडक्टर होगा, ठीक है ना, इंडक्टर होगा। और Z2 क्या होगा आपका? कैपेसिटर होगा, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना, और एक कैपेसिटर है, और ऊपर वाला इंडक्टर है, देखो Z1 वाला, ठीक है ना। और ये दो अगल बगल के भी आपके इंडक्टर है, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, जब भी आपके दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया होगा ईसीडी में, कि जब भी हमारे पास दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसमें एक कंडीशन आती है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है ना, याद होगा, जब भी हमारा दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है, जैसे जो इंडक्टर होता है वो भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है वो? आपकी कौन सी एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक करता है? फील्ड की। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी स्टोर करता है। ऐसे ही आपका कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है।
तो अभी दोनों आपके सीरीज में है, तो इसमें कौन सी सिचुएशन बनेगी? इसमें बनेगा ना, इसमें बनेगा आपका सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी, ठीक है। अच्छा, जब रेजोनेंस की सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो आपको पता है जब भी सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन होगा उस केस में इंपीडेंस क्या होता है? जीरो हो जाता है, याद होगा आपको, ठीक है ना। जब भी सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन बनती है उस केस में जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा? अगर एल और सी की सर्किट में सीरीज रेजोनेंस बनेगा, एल और सी बोल रहा हूँ, हाँ एल और सी, ठीक है ना, तो उस केस में आपका इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी एक ऐसा टाइम आएगा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो क्या कर रही होगी? सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन ला रही होगी, ठीक है ना। इस सन टर्म में सीरीज नेटवर्क सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन ला रही होगी। और जैसे ही सीरीज रेजोनेंस आया, समझो मेरी बात को, जैसे ही सीरीज रेजोनेंस आएगा ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ वैसे ही क्या हुआ? आउटपुट पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। समझो मेरी बात को ध्यान से। देखो इसमें क्या समझने वाला है, इसमें समझने वाला ये क्या है कि मैं इसमें कई सारे केसेस ले सकता हूँ। जैसे मान लो, देखो मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ। देखो मैं एक केस ले सकता हूँ, इसका माइक ऑन है, प्लीज प्लीज म्यूट करो यार, कौन है? ठीक है, तो ये बताओ जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको स्मूथ चल रहा है? जैसे पॉइंटर में घुमा रहा हूँ स्मूथ चल रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है ना, जैसे मैं केस 1 लिखा हूँ स्मूथ चल रहा है ना, जैसे पेन से चलते हैं, ठीक है ना। एक बार हमको कंफर्म कर देना, क्योंकि वो फिर बहुत ये हो जाता है, वीडियो में भी सही नहीं दिखता है। चलो कोई नहीं, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मेरे कहने का मतलब यह है केस ए में अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ जो है वो जीरो के आसपास है, ठीक है ना, जीरो टेंड कर रही है, ध्यान से समझो इस चीज को। अगर एफ जीरो होगा तो इसका इंपीडेंस कितना होगा? इसका इंपीडेंस बताओ जरा, जो इंडक्टर का इंपीडेंस कितना होगा एफ जीरो पे? जीरो होगा, ठीक है ना। एफ जीरो पे क्या होगा? इंडक्टर जीरो होगा। और इसमें इसमें आपका कैपेसिटर का कैपेसिटर का इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। यानी ये वाला जो शंट आर्म है ओपन सर्किट हो जाएगा, और ये सीरीज आर्म तो ये पूरा का पूरा पास कर देगा। ये एफ टेंड्स टू जीरो क्या इंडिकेट करेगा? पास बैंड को करेगा इंडिकेट। क्या करेगा? ये पास बैंड को, ठीक है। देखो पास बैंड को करेगा। दूसरा देखो, मैं बोलूँ आपसे केस टू, ठीक है। केस टू में अगर मैं बोलूं एफ टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ध्यान से समझो इस चीज, एफ टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे क्या होगा? ये इंडक्टर ही तुम्हारा ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट होकर तो ब्लॉक कर देगा, तो ये स्टॉप बैंड तो हो ही गया, ठीक है ना, स्टॉप बैंड। तो ये तो हमारा ये जो है ना, ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये आपका जो कांस्टेंट के फिल्टर है ना, कांस्टेंट के फिल्टर, यार ये कुछ मेरे को वो लग रहा है, सही से चल नहीं रहा है, रुको, तुम लोग को पता नहीं लग रहा है कि नहीं, वेट 1 सेकंड जरा। ठीक है, तो आपका एक कंडीशन ऐसा आएगा जो क्या करेगा, क्या इंश्योर करेगा? सीरीज रेजोनेंस इंश्योर करेगा, ठीक है ना, सीरीज रेजोनेंस। अब जो सीरीज रेजोनेंस इंश्योर करेगा ना, उस जैसे ही सीरीज रेजोनेंस हुआ, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, ठीक है ना, जैसे ही सीरीज रेजोनेंस हुआ उस केस में क्या होगा? सीरीज रेजोनेंस पे क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ वो इनपुट को क्या कर देगा? यहीं से पास कर देगा, आउटपुट पे तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जैसे ही सीरीज रेजोनेंस वाला कंडीशन अचीव हुआ तो आपका उस केस में जो अटेन्युएशन है अल्फा, वो क्या होगा? एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा का मतलब ये तुम्हारा टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिग्नल को अटेन्युएट कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर दिया ना। तो जो अल्फा है ना आपका, ये एकाएक बहुत बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना, एकाएक बहुत बढ़ जाएगा। और जैसे ही अल्फा बढ़ा तो वहीं पे वो क्या करेगा? सिग्नल को उठा के स्टॉप कर देगा, ठीक है ना, स्टॉप कर देगा। ध्यान से समझे इस चीज को, स्टॉप बैंड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये जो अल्फा जहां जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है ना, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे एफ अल्फा से। समझो मेरी बात को, एफ अल्फा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एफ अल्फा वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे ये जो दोनों एलिमेंट्स, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं आपके एल और सी, वो क्या हो? सीरीज रेजोनेंस कंडीशन अचीव कर लें। और जैसे ही सीरीज रेजोनेंस कंडीशन हो गया तो इंपेडेंस क्या होगा? उसका जीरो हो जाएगा। और इंपेडेंस जब जीरो हुआ, ओवरऑल इंपेडेंस इनका अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? आपको जो अल्फा की मतलब पूरा का पूरा सिग्नल क्या होगा आपका? शॉर्ट सर्किट है तो इधर से पास हो जाएगा पूरा पूरा करंट, ये आउटपुट पे जाएगा ही नहीं। तो आउटपुट पे जाएगा ही नहीं, क्या हुआ? उस तो स्टॉप हो गया, पूरा का पूरा सिग्नल ही स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये अब इससे क्या फायदा हुआ आपका? जो मतलब मैं पूछूंगा स्टॉप बैंड में ना, तो स्टॉप बैंड में ना एकाएक बहुत तेजी से अल्फा वो हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है ना। स्टॉप बैंड में यही प्रॉब्लम था हमारा नॉर्मल फिल्टर के साथ, जो हम लोग एम डिराइव पे जा रहे थे, तो ये हमारा ये काम कर दिया।
अब हम लोग चलते हैं ना कि इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। तो हमने जैसे देखा था Z1 इक्वल्स टू जे ओमेगा, Z2 इक्वल्स टू जे ओमेगा सी। अब मैंने क्या कहा, इस फॉर सीरीज रेजोनेंस कंडीशंस, फॉर सीरीज रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, मैं कोई एक फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, एट किसी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा अल्फा, ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है आपका कि जो भी दोनों का जो भी आपका है, मतलब आपका क्या होना चाहिए, ये दोनों सीरीज एलिमेंट्स है ना, आपके दोनों सीरीज एलिमेंट्स हैं आपके Z1/4m, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, क्या होना चाहिए उनका Z1/4m, और क्या है इधर Z1/4m 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस क्या है आपका Z2/m, Z2/m, इन दोनों का समीकरण क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। किसके लिए, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में। और किस फ्रीक्वेंसी पे 0 होगा, ये ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा अल्फा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग रखते जाएंगे, क्या रखेंगे, एस Z1 इक्वल्स टू जे ओमेगा एल, ठीक है ना, और एंड Z2 इक्वल्स टू 1/जे ओमेगा सी। तो अब हम लोग इसको कॉपी कर ले, इसको मैं ऐसे अगर कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl C, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। अब हमारा Z1 के पे हम लिख दें क्या, हम लोग लिखेंगे Z1 के पे, वेट, हम लोग लिख देंगे जे ओमेगा एल, ठीक है ना, जे ओमेगा एल अपॉन 4m 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस Z2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 जे ओमेगा सी एम, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और किस पे है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा अल्फा पे। ध्यान रखो ओमेगा अल्फा में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये रेजोनेंस सारी फ्रीक्वेंसी पे तो ये कंडीशन होगा नहीं, ठीक है ना, ये रेजोनेंस कंडीशन पे ही होगा, तो ही रेजोनेंस कंडीशन को मैं ओमेगा अल्फा से कर रहा हूं। ओमेगा अल्फा से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अल्फा क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेजोनेंस जैसे ही अचीव होगा तुम्हारा अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सबस्क्रिप्ट अल्फा, दैट्स इट, ओके। तो अब देखो इस चीज में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करते हैं हम लोग। तो अगर मैं जे इसको पहले ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा अल्फा ही लिख दूं उसमें, तो आप लिखोगे अगर, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा अल्फा एल अपॉन 4m 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे माइनस जे अपॉन ओमेगा अल्फा सी टाइम्स m, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना तो लिख सकता हूँ। अब देखो जे दोनों में जे कॉमन है इधर से इधर, तो जे तो हटा ही सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ और ओमेगा अल्फा एल डिवाइड बाई 4m 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा अल्फा सी टाइम्स m, ठीक है ना। अब देखो m से ना, इस m से देखो दोनों दो तरफ m है, उसको मैं ऐसे कट कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, इस m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या इधर ऐसे ओमेगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा अल्फा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस एम स्क्वायर, ये सी भी हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो एक चीज मैं इसको लिखना चाहूँ, वेट, हाँ 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 4 डिवाइडेड बाई एल सी ओमेगा अल्फा स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपसे मैं बोलूँ, आपको याद होगा, आपको एक चीज याद होगा, जो हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, जैसे हम लोग का टी सेक्शन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाले थे हम लोग, वो क्या आया था, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया था 4/LC आया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। ये आपका टी सेक्शन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वेट, ये वाला आपको, हाँ ये जो है ना, ये याद होगा आपको, जब हम लोग टी का जो ऐसे लो पास फिल्टर का निकाले थे, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया था 4/LC। इस चीज को हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4/LC को मैं क्या लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको एम स्क्वायर लिखना चाहूँ, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा अल्फा का होल स्क्वायर, या फिर यहाँ से आपसे एम बोल दूँ तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा अल्फा का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाले थे, मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, m की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन से मैंने क्या बोला था कि m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब देखो ये ओमेगा अल्फा हो गया, ठीक है ना, ये ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट क्या है आपका? ओमेगा नॉट आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा अल्फा क्या है? वैसी फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपका अटेन्युएशन ना बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे अटेन्युएशन कोई जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाके ना वो स्मूथ मतलब थोड़ा सा वो होके फिर क्या बोलते हैं उसको, जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था, हम लोगों ने क्या डिफाइन करा था कि जहाँ पे जेड नॉट आपका ट्रांजिशन करता है, ठीक है ना, जहाँ पे जेड नॉट रियल से इमेजिनरी पे स्विच होता है। तो हमारे नॉर्मल फिल्टर के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो ना हमारा, जैसे अगर मान लो कोई फिल्टर है, कोई फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होना चाहिए था एकदम शार्प, लेकिन हमारा फिल्टर कैसे वेरी कर रहा था? ऐसे करके ऐसे वेरी हो रहा था, ठीक है ना। उसी चीज को ना, इस अटेन्युएशन को एकदम शार्प बनाने के लिए ना, स्टॉप बैंड में अटेन्युएशन को शार्प बनाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग एम डिराइव फिल्टर यूज कर रहे हैं, और एम की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, एम की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो इसी इक्वेशन से, ठीक है ना। तो ये है आपका एम डिराइव फिल्टर। ऐसे ही आप ना, ऐसे ही सिमिलरली, वेट, आप लोग सिमिलरली ऐसे भी कर सकते हो दूसरे स्ट्रक्चर के लिए सिमिलरली। अभी आप करना, कुछ तो प्रॉब्लम है यार, बहुत वो चल रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा मेरे को लग रहा है। देखो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कैपेसिटर ऐसे लेके, इसका भी हम लोग, वेट क्या बना दिया मैं, ये आपका इंडक्टर है, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इसका मैं एम डिराइव्ड स्ट्रक्चर में अगर बनाना चाहूँ, ठीक है ना, एम डिराइव्ड स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा, ठीक है, तो एम डिराइव्ड स्ट्रक्चर आपका वही सिमिलर जो मैंने बताया था, ठीक है। मतलब क्या है, आप बेसिकली कर क्या रहा है उसमें, क्या जैसे Z1 आपने क्या लिया था, उसमें लिया था j ओमेगा l लिया था, और इस वाले केस पहले वाले केस में था, और इसमें आप Z1 क्या लोगे? आपका इसमें Z1 आप क्या लोगे? 1/j⍵c लोगे, 1/j। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इस पूरे उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ m की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये m की वैल्यू आप निकाल के मेरे को सेंड कर देना ग्रुप में, ठीक है ना, कि m की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये किसके लिए है? हाई पास फिल्टर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा m डिराइव्ड फिल्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको m कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, m कैलकुलेट करना है। आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, आपको दिया रहेगा कि जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि m डिराइव्ड फिल्टर, तो आपको मैं क्या दूंगा? उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दूंगा ओमेगा नॉट, और क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि हमको यहाँ से, अच्छा इसको ना, अगर आप इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो इस इक्वेशन को, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो? देखो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, m इक्वल्स टू √1 माइनस ओमेगा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ नॉट लिख सकता हूँ ना, और ओमेगा अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ अल्फा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं सिंपली एफ नॉट अपॉन एफ अल्फा लिख सकता हूँ, और इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये भी आप दूसरा ये कर लेना, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है। अगर आपको मैंने क्या बताया असाइनमेंट में, आपको ये डिराइव करना है, हाई पास फिल्टर के लिए आपको ये डिराइव करना है 1 माइनस एफ अल्फा डिवाइड बाई एफ नॉट का होल स्क्वायर होता है एम की वैल्यू, ठीक है ना। ये हाई पास फिल्टर के लिए ये आपको डिराइव करना है, ठीक है ना। असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, इसको आप कर लेना। किसका? माई कौन है? कविता पासवान, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या कहने का मतलब था मेरा? हम्म, हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा एम डिराइव फिल्टर का है, ठीक है ना, लो पास हाई पास ऐसे ही आप डिजाइन कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है, बस ये कैलकुलेशंस है। कभी भी एनएफटीएल में कैलकुलेशंस देख के नहीं डरना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। बस तुमको थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए ये सब एनालिसिस वगैरह में, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है एनएफटीएल तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है, वेट जरा हम देख लें सिलेबस, एनएफटीएल सिलेबस, ठीक है। एम डिराइव फिल्टर सेक्शंस हमने देखा, ठीक है ना। लिमिटेशंस ऑफ प्रोटोटाइप फिल्टर, नीड ऑफ एम डिराइव फिल्टर सेक्शंस, ठीक है ना, हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्रिस्टल फिल्टर, ठीक है ना। क्रिस्टल फिल्टर देखते हैं, और फिर हम लोग एक्टिव फिल्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फिल्टर्स, ठीक है। तो नया टॉपिक,
क्रिस्टल फिल्टर, वेट, क्रिस्टल फिल्टर्स, ठीक है। अब हम जो क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना, ये जो क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, इसमें यार नीचे हटा दें, क्रिस्टल की जो हम लोग बात कर रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कैसे दिखता है? ऐसे आपके, सॉरी फॉर माय ड्राइंग्स, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बीच में तुम्हारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होगा ऐसे करके, ठीक है। ये दो प्लेट्स होंगी, तो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में तुम्हारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। देखो, वेट, इसको मैं, यार मेरा अभी जब ये सेशन एंड होगा ना तो थोड़ा सा वेट कर लेना, 2-3 मिनट, मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत लग रहा है, ठीक है। तो 2-3 मिनट तक डिले होगा, तो उसको देख लेना तुम लोग। तो ये देखो बीच में जो तुम्हारा है, ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या है आपका? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब देखो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ना किस पे काम करता है? ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अभी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारा, ठीक है ना, अगर मैं किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे, ठीक है ना, अगर मैं किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे उसके अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई कर दूं, ठीक है ना, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई कर दूं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ऊपर प्लेट्स के बीच में है। अब मेन प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर दूं, ऐसे ऐसे करके ना, इस पे मान लो बैटरी लगा दूं, ऐसे करके एक मैं ऐसे बैटरी लगा दूं, ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स लगा दूं, ठीक है, ऐसे करके वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा पता है? अब इसमें ना मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होगा। मतलब क्या होगा ना कि मैं अगर इस पे वोल्टेज अप्लाई करूंगा ना तो ये डिफॉर्म होना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। डिफॉर्म का मतलब वाइब्रेशन से रिलेटेड मान के चलो, ठीक है ना। मतलब जैसे 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 मेरे वेरी वोल्टेज करेगा ना, उसके हिसाब से ना उसमें मैकेनिकल फोर्सेस लगेंगे, ठीक है ना। उसको मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में कह रहा हूँ। ध्यान से समझो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि सब अगर मैं किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज लगा दूं तो उसमें क्या होता है? आपका मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होने लगेगा। इस क्रिस्टल में ना क्या होने लगेगा? मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, ठीक है। मतलब वाइब्रेट करने लगेगा, ये मान के चलो, ठीक है, उसमें फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूं ना, इसी चीज का उल्टा मैं करूं। उल्टा क्या करूं कि मैं इस क्रिस्टल पे ना, इसी क्रिस्टल पे बाहर से प्रेशर अप्लाई कर दूं, ठीक है ना, अगर, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा इस क्रिस्टल के अक्रॉस, ठीक है ना, उस मतलब जो भी आपका क्रिस्टल है ना उसके अपोजिट सरफेस पे आपका ना एक ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। ईएमएफ मतलब वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती हैं, ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पहला क्या है, मतलब दोनों चीजें ट्रू है। पहला क्या है कि अगर हमने वोल्टेज अप्लाई करा तो क्या हुआ? आपके मैकेनिकल डिफॉर्मेशन जनरेट, मतलब वाइब्रेशंस हुए, ठीक है ना। मतलब मान के चलो मैकेनिकल फोर्स उस पे लगने लगेगा, ठीक है ना, आपके जो भी मटेरियल है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, उस पे मैं स्ट्रेन या फिर फोर्स अप्लाई करूं या फिर प्रेशर अप्लाई करूं उसी पर्टिकुलर किस पे, पीजो इलेक्ट्रिक पे, तो उसके अक्रॉस क्या जनरेट हो जाएगा? वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो अगर मेरे को इसको दूसरा जो है, दूसरा पिक्चर कैसे दिखेगा, वेट, मतलब मैं दूसरा में क्या करूं, अगर इस पे ना बाहर से ऐसे अगर प्रेशर में अप्लाई कर दूं, ठीक है ना, ऐसे मैं बाहर से स्ट्रेन अप्लाई कर दूं, प्रेशर अप्लाई कर दूं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा ना, मतलब, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे वोल्टेज जनरेट मिलेगा मेरे को, मतलब वोल्टेज ईएमएफ जनरेट होगा। इसको वोल्टेज ईएमएफ लिखो, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? ईएमएफ मिलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ना, इस मटेरियल के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स हैं, कई सारे मटेरियल ये एग्जिबिट करते हैं, ये प्रॉपर्टी कई सारे मटेरियल्स में होता है। जो सबसे पहला कॉमन मटेरियल उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज, ठीक है ना, क्वार्ट्ज। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ईडीसी में, मैंने शायद क्वार्ट्ज मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर में हल्का सा बताया था ये सारा चीज, ठीक है। एक हमारा सबसे पहला मटेरियल है जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है क्वार्ट्ज, जैसे एक रॉसेल सॉल्ट होता है, ठीक है ना, रॉसेल,
यानी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, रॉसेल सॉल्ट, ठीक है ना। एक क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टल, मतलब क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, मतलब अगर क्वार्ट्ज पे भी आप ये करोगे तो ये प्रॉपर्टी उसमें आएगा, और रॉसेल सॉल्ट पे भी आएगा। रॉसेल सॉल्ट को भी अगर आप बाहर से फोर्स अप्लाई करोगे तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ अप्लाई करोगे तो वोल्टेज अप्लाई करोगे तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। यही क्वार्ट्ज है ना, जो आप क्वार्ट्ज देख रहे हो ना, इसी के हिसाब से आपके जो घरों में जो आपके वॉल क्लॉक होते हैं ना, घड़ी होती है जो, ठीक है, इस पे लिखा रहता है क्वार्ट्ज, ठीक है, क्योंकि उसमें ना, उसमें जो आपका अ, जो वाइब्रेशंस होता है ना, जो आपके निडल्स के, उसकी जो घड़ी की सुई होती है, उसका जो वाइब्रेशंस होता है ना, इसी से गवर्न होता है आपका क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, ठीक है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा क्वार्ट्ज होता है, वो क्वार्ट्ज लिखा रहता है उसके अंदर, ठीक है। घड़ी के जो आपने घड़ी वॉल क्लॉक देखे होगे आप लोग घर में, जो होता है वॉल क्लॉक, ठीक है, उस पर लिखा रहता है क्वार्ट्ज, ठीक है ना। तो उसमें वही होता है कि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी से वोल्टेज देते हैं, और वो क्या करता है फिर, जो भी आपकी जो सुई होती है, उसको मिनट सेकंड वाली सुई को घुमाता है, ठीक है ना, उसमें पूरे आपके वॉच में, ठीक है। तो ये वाला